हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए जानते हैं टेलीस्कोप क्या होता है। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमें मून वगैरह देखना है या फिर हमें कुछ भी जो आपका स्पेस में है उसकी हमें यदि स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें जो टेलीस्कोप हम काम में लेते हैं, उसको जो हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। क्लियर हुआ? टेलीस्कोप एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्टों को साफ देखने के लिए हम टेलीस्कोप का काम में लेते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में अंतर आप बहुत जान चुके होंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको नई वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बोल रहे थे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि एक मीडियम से रेज जब दूसरे मीडियम में जाती है, एयर से ग्लास में गई तो इसे तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन। याद रखना, RA आता है। और रिफ्लेक्शन LE मतलब टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो अभी यहाँ पे हम जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, आप सभी को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ही है। आइए इसे हम समझते हैं, और यदि एक बार समझ में आ गया, मैं आपसे बार से मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डेफिनेशन तो यही हो जाएगी, जो अभी हेवनली बॉडीज है लाइक मून वगैरह को हम क्लियरली देखने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है? टेलीस्कोप वाली डेफिनेशन ही आ जाएगी यहाँ पे भी। अब हम इसके देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, तो देखिए ये हमने बोला कि यहाँ पे एक लेंस जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये तो आप सभी को पता है, और इसको बोलते हैं हम आईपीस, ठीक है? आईपीस लेंस। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ज्यादा बड़ा है। उसका ज्यादा बड़ा होने का रीजन क्या है? क्योंकि हम चाहेंगे कि जिस भी बॉडी को हम देख रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा रे उसके अंदर एंटर हो, ठीक है? तभी हम उसकी क्लियर इमेज देख पाएंगे। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि इसकी ज्यादा से ज्यादा रे यहाँ पे एंटर हो। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मैंने दो लेंसेज रखे हैं, जिसकी एक की ऑप्टिकल सेंटर वाले की फोकल लेंथ जो है F0 है, FO लिख सकते हैं आप, और इसकी मैंने लिख दी फोकल लेंथ FE, ठीक है? अब जब यहाँ से रेज पैरेलल आई, तो रेज जब भी पैरेलल आती हैं तो देखिए, जब भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पॉइंट से पास होती है इस तरह से। लेकिन जब भी रे इस तरह से आती है, जब भी रे इस तरह से पैरेलल आती हैं तो ये हमेशा मिलती कहाँ पर है? ये हमेशा फोकल प्लेन पे मिलती है। फोकल प्लेन जहाँ पे फोकस पॉइंट होता है उस वाले प्लेन पे मिलती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे एरिया इसका फोकस पॉइंट है तो इसकी प्लेन पे मिलेगी। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेस पैरेलल आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, गलती होगी ही नहीं डायग्राम में। तो जब भी रेस पैरेलल आई तो देखिए, एक तो पास हुई यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से तो इससे निकल गई, एक यहाँ से आके रिफ्रैक्ट हुई तो इस तरह से, और ये मिलेगी कहाँ पे? अब ये भी मैंने बताया, यहाँ पे F0 होगा कहीं, ये पॉइंट क्या होगा? F0 पे होगा। और मैंने यहाँ बताया भी, ये देखो ये ऊपर वाले डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई? इमेज बन गई A' B', ठीक है? B'। अच्छा, आपको मैंने काफी बार बताया है, और ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लें कि पहले वाले लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे वाले के लिए वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। ये वाली बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। इसलिए मैं स्टूडेंट आपसे कहता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएंगी। तो देखिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पहले वाले लेंस की जो बनने वाली इमेज है वो सेकेंड वाले के लिए वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक रे निकली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, दूसरी रे निकली और ये इस तरह से फोकस पॉइंट पे जाएगी। यहाँ पे हमारी मान लीजिए आई साइड है, आईज है। तो जब हम इसे देखेंगे तो हमें इस पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ पे मिलती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पे हमारी जहाँ पे भी दो रे मिलती हैं आपस में, वो क्या बना देती हैं? इमेज। इसने जो इमेज बनाई है ये एक्चुअल में मिल रही है वाली रे, तो इसे तो बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और हमें जो मिल रही है ना
वो हम खुद बढ़ा रहे हैं और खुद उनको मिला रहे हैं, तो उससे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज, और देखो ये मैग्नीफाइड भी हो गया। इतने से को तो हम पता नहीं क्या स्टडी कर पाते। एक मून है जो कि हमें बहुत छोटा सा दिखा, हम उसको क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे हमें मैग्नीफाइड होके मिल रहा है इस वाले लेंस के कारण। तो इसलिए हम ये मैग्नीफाई करने के लिए हमने एक लेंस और काम में ले लिया। ये समझ में आया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, वर्किंग कैसे हो रही है समझ में आया होगा कि हमने दो लेंसेज ने आपस में वर्क किस तरह से किए। पहले वाले ने इमेज बनाई, इमेज कैसे बनाई अभी मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पे बनाई, F0 वाले प्लेन पे, ठीक है, प्लेन पे यहाँ पे इसने इमेज बना दी है। अब ये दूसरे वाले के लिए वर्क करा एज ए ऑब्जेक्ट, और जब इससे रे निकली यहाँ से, तो एक रे तो यहाँ से, कोई भी इमेज बनाने के लिए याद रखिएगा 2 रे हमें कम से कम चाहिए। तो एक रे तो यहाँ से निकल गई और दूसरी रे यहाँ से टकरा के इस तरह से गई। हमने इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ पे दोनों क्या हो गए, स्टूडेंट मिल गई और इन्होंने इमेज फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ तक बात आपको सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम जो स्टूडेंट बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं इसकी मैग्नीफाइजिंग पावर, कितना ही मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है, कितना ये मैग्नीफाई हुआ है, तो हम उसकी पावर निकालते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जब मैग्नीफाइंग पावर हम जब निकालेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप सभी को पता है क्या कि मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, विजुअल एंगल विच मेक बाय द इमेज, जो फाइनल इमेज जो बनी है वो हमारी आई पे कितना एंगल बना रही है, ये वाली इमेज हमारी आई पे कितना एंगल बना रही है, उससे तो हम क्या बोलेंगे, बीटा एंगल। और जो हमारी इमेज हमारी आई, वो सॉरी ऑब्जेक्ट हमारी आई पे कितना एंगल बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं अल्फा निकालूंगा तो अल्फा यही तो बनेगा कि ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें कि ये वाला लेंस और ये वाला लेंस एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे ये जो लेंसेज लेते हैं ये बहुत भारी लेते हैं, और लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का होगा या 2 मीटर का होगा, और जो हम भी कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं वो हमसे बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। जो एंगल बनाएगा, चाहे हम उस एंगल को यहाँ पे बना लें, चाहे उस एंगल को हम यहाँ पे बना लें, बात तो एक है। जबकि हमें एंगल कहाँ पे चाहिए, आई साइड पे, तो चाहे वो एंगल यहाँ पे बन जाए, चाहे वो एंगल इस वाली जगह पे बन जाए, इतनी सी। अब आप मून को यहाँ से देखो और मून को थोड़ा सा खिसक के यहाँ से देखो, तो अभी भी मून तो वही जगह दिखेगा, उतना ही एंगल क्रिएट कर रहा होगा हमसे। तो यहाँ पे यही हम कंसेप्ट काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे यदि इसने अल्फा एंगल बनाया, तो यहाँ पे भी आई साइड पे कितना एंगल बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। तो हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल एंगल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल हम ले लेते हैं कौन सा, C1 A डैश B डैश, या फिर आप ये कह सकते हैं A डैश B डैश C1, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि अल्फा tan अल्फा के बराबर है, और tan अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका A डैश B डैश, और बेस आपका कितना हो गया, बेस आपका हो गया C1 A डैश C1, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपके पास ये निकल गया है। इसी के साथ मैं निकाल लूंगा बीटा, तो बीटा भी इक्वल हो जाएगा tan बीटा के। अच्छा, अब बीटा देखो कैसे निकाल, अब बीटा मैंने आपको बताया जो इमेज का एंगल बन रहा है, तो इमेज का जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, इमेज का जो एंगल बन रहा है, तो देखिएगा ये एंगल ही बन रहा होगा, चाहे हम आई पे पर, आपको पता है कि आई जो होता है वो हम आई पीस के लेंस के ऊपर जस्ट रखते हैं, इस तरह से रखते हैं कि वो बिल्कुल इससे भिड़ता है। आई जो होती है वो हमारी बिल्कुल इससे टच होती है, तो आई पे बने, चाहे वो एंगल यहाँ पे बने चाहे वो आई पे बने, तो दोनों सिमिलर होगा। तो ये इमेज जो एंगल बना रही है ये बीटा ही बना रही है। अब देखो, अब चाहे बीटा, अब बीटा हमें निकालना है, तो बीटा हम चाहे तो इस वाले ट्रायंगल से निकालें, चाहे इस बड़े वाले से निकालें, बात तो एक है, तो हम छोटे वाले से निकालें क्योंकि हमें वहाँ पे सारी बात पता है। तो यहाँ पे हमने बीटा जब मैं निकालूंगा, तो बीटा पता है tan बीटा का इन ट्रायंगल, ये हो गया A डैश B डैश C2, A डैश B डैश C2। तो यहाँ पे मैंने जब निकाला, किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया A डैश B डैश, और बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया आपका A डैश C2, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू पुट करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर को हम m से डिनोट करते हैं। बीटा की वैल्यू हो गई A डैश B डैश C1, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश C2, दोनों को उल्टा किया, A डैश C2 A डैश C1,
यस स्टूडेंट, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश आपस में कट हो जाएंगे। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता चल रहा है ए डैश C2, ए डैश C2। तो मैंने आपको बताया था ये जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। तो ये फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको F0 लिख देंगे। ए डैश C1 मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब फर्स्ट वाले की जहाँ पे इमेज बन रही है, तो यहाँ से तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, यूई होगी ना, ठीक है। तो ए डैश C1 को मैं क्या लिख दूंगा, यूई, क्योंकि यहाँ से उसकी डिस्टेंस ये यूई लिखेंगे। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये मतलब आईपीस के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, अच्छा ये हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हम इस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आगे हम, अच्छा एक तो देखो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम बाबर से में यूई की वैल्यू रखें, और एक मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए इस यूई को रिप्लेस ही कर दें फोकल लेंथ के रूप में, तो वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी पता होगी और हम उससे सीधे सीधे पावर निकाल लेंगे कि कितना मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम इसकी फोकल यूई को किसके रूप में चेंज कर देंगे, यहाँ पे यूई को हम चेंज कर देंगे फोकल लेंथ के रूप में, जिसमें आई पीस का फोकल लेंथ आ जाए। तो देखिए, तो हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस पे, और लीस्ट डिस्टेंस कितनी है, डी। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो लीस्ट, ये तो फाइनल इमेज की पोजीशन हो गई कितनी, डी, लेकिन ये इस तरफ है, लेंस के इस तरफ है, तो कैसे लूँगा, नेगेटिव माइनस डी, ठीक है, स्मॉल डी लिख लेता हूँ। इसी के साथ यूई की जो, यूई को तो मुझे रिप्लेस ही करना है, तो यूई को मैं माइनस यूई लिखूंगा, यू को मैं क्या लिखूंगा, ये तो वी है आपका, ठीक है, यू को मैं क्या लिखूंगा, माइनस यूई, और फोकल लेंथ जो जाएगी वो आपकी एफ ई ही रहेगी, ठीक है। इसे लेंस फॉर्मूला में पुट करता हूँ, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करता हूँ 1/fe = 1/- d प्लस 1/ue, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से मैं ue की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 1/ue मेरे पास निकल के क्या आएगा, 1/fe प्लस 1/d। यस स्टूडेंट, यही मेरे पास निकल के आएगा ue की वैल्यू। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस ue की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 1/UE आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, F0 तो लगा हुआ ही है, माइनस, और UE की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू 1/fe प्लस 1/d। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से यदि मैं Fe कॉमन ले लूँ तो Fe 1/fe यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई रूप में लिखने के लिए हम कर रहे हैं ताकि हम याद रख लें, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा Fe/d, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो निकल के आई है ना, मैग्नीफाइंग पावर निकल के आई है, और मैग्नीफाइंग पावर तो यहाँ पे निकल के आ गई। साथ ही यदि मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए कि इस टेलीस्कोप की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी कि लेंथ हो जाएगी हमारे पास F0 प्लस ये इसके बीच ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली पूरी लेंथ, इन दोनों के बीच की लेंथ, तो F0 प्लस UE, तो L हो जाएगी, जिसकी ट्यूब की लेंथ होगी F0 प्लस UE। ये स्टूडेंट, ये इसकी क्या निकल के आ गई हमारे पास, F0 प्लस UE, इसकी लेंथ निकल के आ गई ट्यूब की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया है ये हमारे पास, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा, आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो इसकी एक अनदर एप्लीकेशन भी है, क्या, यदि हमारी जो आई है वो यदि रिलैक्स मोशन में, तो रिलैक्स मोशन कब होगा, जब हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज ये जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इमेज यदि इन्फिनिटी पे मुझे बनानी है, यदि वाली इमेज मुझे इन्फिनिटी पे बनानी है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो यहाँ पे इमेज बन रही है फर्स्ट वाले लेंस के थोड़ा, तो वो हम चाहेंगे कि वो कहाँ बन जाए, Fe पे बन जाए। कहाँ बन जाए, Fe पे। तो उससे हमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा
कि जब वो एफ पे बन जाएगी तो एफ आपको पता है कोई भी चीज़ यदि फोकस पॉइंट पे है रखी हुई है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे इसकी रख देंगे, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख बन जाए, या कैसे भी करके इसको लेंस की डिस्टेंस को चेंज करके हम कुछ भी ऐसा चाहेंगे कि ये हमारी इमेज यहाँ पे बन जाए, और यहाँ पे बनते ही हमें क्या हो जाएगा, पैरेलल रेज मिलेंगी, मतलब हमारी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और इन्फिनिटी पे इमेज ये कोई भी चीज़ को देखना बहुत आसान होता है इन्फिनिटी पे, हम इसे रिलैक्स आई व्यू भी बोलते हैं, बहुत आसानी से हम इस तरह से रिलैक्स होकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी पे बनाने के लिए इसको यहाँ पे ले आऊँगा, तो यहाँ पे लेने का मतलब क्या है कि मेरा यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के, यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर रिलैक्स आई। यदि हमें रिलैक्स आई के लिए बात करें मैग्नीफाइंग पावर की, तो वो मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, एफ नॉट माइनस यू ई, यही होती है स्टूडेंट आपकी जो पावर होती है मैग्नीफाइंग पावर, वो यही होती है एफ नॉट माइनस यू ई। और यू ई को मैं आपकी बात क्या लिख रहा हूँ, यू ई किसके इक्वल है, यू ई किसके इक्वल है, एफ ई के, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार यहाँ पे एफ ई पे रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ नॉट अपॉन माइन एफ ई। तो इस वाली कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर ऐसे दी जाती है फॉर रिलैक्स आई, जब आपकी जो इमेज है कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, समझ में आ गई। इसके लिए जब हम लेंथ की ट्यूब की लेंथ देंगे तो कैसे देंगे, एल इजिकल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई, ये ट्यूब की लेंथ हो जाएगी कि एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ली ना तो आप इसमें से एक भी नंबर नहीं चुकेंगे, क्योंकि इसमें पूरे डेरिवेशन के पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि इस टाइप के लेंसेज में प्रॉब्लम, इस टाइप के टेलीस्कोप में प्रॉब्लम क्या आती है। तो देखिए, तो स्टूडेंट अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस देखो क्या क्या होती हैं। द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सफर्स फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेक्शन। देखिए कि एक तो ये तो मैंने लिख दिया, देखिए ये तो एक तो स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेक्शन करता है। इसका मीन्स क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी इस तरह से यहाँ पे हम जो काम में लेते हैं लेंस लेते हैं, और लेंस भी क्या होता है हम काफ़ी बिग लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है काफ़ी बड़ी फोकल लेंथ का लेते हैं, जो कि थिक भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, भारी भी हो जाता है। और इस तरह इनका जो अब ये बड़ा रखना है हमें ज़्यादा उसके लिए, तो ये इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, उस तरह से ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत बड़ा और मोटा बन जाता है, बहुत भारी बन जाता है, हैवी बन जाता है। तो एक तो फर्स्ट टर्म इसका, और साथ ही हम यहाँ पे जो लेंस ले रहे हैं, अब देखिए लेंस में क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इसकी जब इस पर पैरेलल रेज आती हैं तो ये इन वाली पैरेलल रेज को तो कम कन्वर्ट्स कर पाता है और इनको ज़्यादा कर देता है। अब एक ही कोई चीज़ जिसकी इमेज यहाँ भी बन रही है यहाँ भी बन रही है, तो मतलब उसकी जो फाइनल इमेज होगी ना वो ब्लर्ड दिखेगी, हमें थोड़ी सी ब्लर दिखेगी, हमें साफ नहीं दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो एक तो ड्रॉबैक इसका ये हो गया स्फेरिकल, क्योंकि जो इसके जो किनारे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा कन्वर्ट्स करते हैं किसी भी रेस को, तो ज़्यादा कन्वर्ट्स करते हैं तो उनका फोकस पॉइंट कहीं और होता है, इसका फोकस पॉइंट कहीं और होता है, वो इमेज हमें ब्लर दिखाई देती है। साथ ही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो शेप जो बनती है ना वो इस तरह से बनती है कि इसका जो विजुअलाइजेशन होता है, अच्छा ये प्रिज्म की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका इसमें से जब कलर निकलते हैं, इसमें से जब रेज निकलती है तो उनका डिस्पर्जन हो जाता है, मतलब वो अलग और अलग जो 7 कलर्स हैं उनके रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो जिसके कारण वो हमें जो इमेज जो बनती है कलर्ड भी दिखाई देती है, उसमें धब्बे दिखाई देते हैं कलर्स के। तो बात समझ में आई आपको। तो रीजन क्या हुआ, तो इसलिए हम इसकी लिमिटेशन हो गई कि एक तो हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। किनारों, या तो हम इस टाइप के लेंसेज में क्या करते हैं, किनारों को कलर कर दिया जाता है, ठीक है, कलर कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन ना दिखाए। सेकंड इसकी लिमिटेशन हम बोलेंगे कि बहुत बिग होता है, हैवी होता है, मैन्युफैक्चर करने में बहुत समस्या आती है, ठीक है, ये इसका सेकंड लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन आप सभी को क्लियर हुई स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लिमिटेशंस है उनको कम करने के लिए, जिसकी लिमिटेशंस है इसको कम करने के लिए हम रिफ्रैक्टिंग की जगह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप काम में लेते हैं, ताकि हालांकि टेलीस्कोप भी काम में लिया जाता है लेकिन हम रिफ्लेक्टिंग वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो हल्का होता है। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि रिफ्लेक्शन करने के लिए या तो हमें बिल्कुल
एक कॉनकेव जो हम लेंस की जगह है, लेंस जो होता है वो बाहरी होता है, इसकी जगह हम मिरर ले सकते हैं। मिरर लेंगे तो मिरर क्या करेगा, अब हम यही देखने वाले हैं, इसका हम एक टाइप पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का जो आपके सिलेबस में दे रखा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। तो उससे आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये इन सब चीज़ों को दूर कर पा रहे हैं, इसके लिमिटेशंस को। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं उसके अंदर। तो हमें ये पता है कि कौन के अब इसमें जो हमें लेंसेज काम में लेने पड़ रहे हैं भारी, तो इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है काफ़ी बड़ा भी बनता है, ये मतलब हल्का बनता है उसके कंपैरेटिवली, और साथ ही जो लिमिटेशंस होती हैं इसकी, इनको दूर कर देता है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास मुझे अच्छा रिफ्लेक्शन हम एक तो मैंने आपको बताया, इससे भी हम कर सकते हैं। साथ ही मान लीजिए कुछ तरीके की सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक पॉलीथीन लगा दी जो कि क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है। पॉलीथीन ऐसी हमने लगा दी जो कि रिफ्लेक्शन कर रही है, तो रेज उस पर आ रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, और अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से इमेज बना सकती हैं आई लेंस पे। ठीक है, तो देखिएगा हम नेक्स्ट जो बात करेंगे यहाँ पे वो हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। तो स्टूडेंट अब जो हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में छोटा सा पोर्शन इसका दिया हुआ है 5-7 लाइनों का, इससे भी समझ लीजिए कि हमने देखा कि जो हमने भी रिफ्लेक्टिंग वाला पढ़ा था उसमें हमारा स्फेरिकल और क्रोमेटिक एडिशन आ रहे थे। उसका रीजन क्या हो रहा था आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल रहा था कि वहाँ पे कलर में चेंजेस आ रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे किसमें बदलाव हो रहा था, कलर बदल रहे थे, और साथ ही साथ हमें ब्लर भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ये नहीं होता है स्फेरिकल और क्रोमेटिक एडिशन। ठीक है, तो अभी ये किस तरह से वर्क करता है, तो हम आपको पता है रिफ्लेक्शन करने के लिए हम मेनली मिरर काम में लेंगे। अब मिरर जो काम में लेंगे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंगे, जो कि ज़्यादा भारी नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, और जो हमें मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेनली हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो भी इसके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमें एक दिया हुआ है, एक टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा सा समझाया हुआ है इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप में एनसीईआरटी बुक में, तो उसे हम समझ लेते हैं। कैसग्रेन टाइप टेलीस्कोप, देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ये आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा है इस तरह से, एक बड़े डायमीटर का। इसमें हमने एक बीच में हॉल रखा है। ठीक है, इसके हॉल के जस्ट सामने कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर जो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। और कॉन्वेक्स तो आपका इस तरह से होता है, और कॉनकेव यदि आप बात करें तो वो आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी यहाँ से रेस आएंगी, इसको जो कॉनकेव मिरर है उसको हम इस तरह से रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस को क्या कर पाए, पकड़ पाए, ले पाए। अपने जो पैरेलल रेस उसमें आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल रेस आ पाए। तो अब जब उसमें आएंगी रेस तो आपको पता है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो उसने रिफ्लेक्शन किया, तो रिफ्लेक्टिंग रेस यहाँ पे छोटा कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। जब इससे टकराती हैं, रिफ्लेक्टिंग रेस जब इससे टकराती हैं तो टकरा के वो क्या जाती हैं, टकरा के वो रिफ्लेक्ट होंगी और वो हमारे आई पीस पे आती है। ठीक है, यहाँ पे एक आई पीस लगा हुआ होता है जिससे हम उसको देख पाते हैं, उसकी जो इमेज बन रही है उसको स्टडी कर पाते हैं। तो वो दोनों रेज आई, यहाँ से भी आई और यहाँ से टकरा के यहाँ से इस पे आई, और आई पीस से हम इसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, स्टडी कर लेते हैं। इस टाइप की टेलीस्कोप में हम इमेज को स्टडी कर लेते हैं। तो बात समझ में आई। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि इससे कोई भी स्पेरिकल और क्रोमेटिक एडिशन नहीं हुआ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। ठीक है, और साथ ही इसके जो भी लिमिटेशंस थी वो इसने क्या कर दी, दूर कर दी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। तो आपके एनसीईआरटी में इतना सा ही पोर्शन इसके बारे में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है। यहाँ से रेस आती हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे आई पीस पे पड़ते हैं, जहाँ पे हमें क्या दिखने लग जाती है, इमेज दिखने लग जाती है। इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हम दे सकते हैं, और मैग्नीफिकेशन देने के लिए यहाँ पे हम याद रखेंगे F0/FE, F0/FE। यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, इसके मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का काम में लेके क्या कर सकते हैं, इसके जो लिमिटेशंस थी रिफ्लेक्शन के कारण उनको दूर कर सकते हैं। छोटा सा ये टॉपिक था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेलीस्कोप, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमने एस्ट्रोलॉजी वाला जो टेलीस्कोप पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।